बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फ़ीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको मेंटेन रखता है। सेम हमारा फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो होम्योस्टेसिस की वजह से ही मेंटेन रहता है। आप लोगों को मालूम है लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस के टॉपिक को डिस्कस किया था। तो ये फ़ीडबैक मैकेनिज़्म होम्योस्टेसिस के साथ ही रिलेटेड है। और फीडबैक मैकेनिज़्म के दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करता है। जब हमारी इंटरनल बॉडी हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करेगी उससे हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। नेगेटिव यानी कि अगेंस्ट। तो ये होम्योस्टेसिस का जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर होता है नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज़्म से। होम्योस्टेसिस के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, जितने भी बॉडी के कंप्लीट प्रोसेस हैं वो सब के सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से ही कंट्रोल होंगे। जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमेशा हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होते हैं इनके चांसेस, और ये रेयर होते हैं और ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। और जब एक चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही होती है तो उसे और भी स्टिमुलेट करके ज़्यादा कर देते हैं उस फंक्शन को। जबकि ये हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, उसे सेट पॉइंट तक लाने की कोशिश करते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वैसे तो आज जो है वो हम जस्ट एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है। हमारा बॉडी टेम्परेचर का जो होम्योस्टेसिस रेंज है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल रहता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और बहुत सारे और भी, हमारा नर्वस सिस्टम है, तो ये सब जो है वो सेट रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक। सपोज़ अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और 37 डिग्री सेल्सियस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, वो बहुत कम हो गया है, यानी कि सपोज़ माइनस में हो गया है, तो हमारी बॉडी का भी जाहिर सी बात है हमारी बॉडी भी उससे असरअंदाज होगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। तो हमारी बॉडी के जो स्किन है उसके अंदर इफ़ेक्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो इफ़ेक्टर सेल्स जो हैं वो इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। स्टिमुलाई एक सिग्नल होता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को मिलता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, जो कोल्ड हो गया है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है बाहर, उसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर कम होने लग गई है, हमें ठंड लगने लग गई है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से कम होना स्टार्ट हो गया है। और वो हमारे स्किन के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो इफ़ेक्टर सेल्स जो होते हैं वो रिसीव कर देते हैं उस स्टिमुलाई को जो एक्सटर्नल कंडीशन से हमें मिल रहा है। तो वो फ़ौरन से उस सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाते हैं न्यूरॉन्स के ज़रिए। और ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, याद रहे एच से हाइपोथैलेमस और एच से होम्योस्टेसिस। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है वो ब्रेन का हमेशा होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन रखता है। तो हाइपोथैलेमस से जो है वो उस सिग्नल को रिसीव करके हाइपोथैलेमस उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स जाएंगे हमारे ब्लड वेजल्स की तरफ और ब्लड वेजल्स जो हैं वो नैरो होने शुरू हो जाएंगे। हमारे बॉडी के जो ब्लड वेजल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी उनके अंदर, यानी कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन इसलिए होगा क्योंकि हमारी स्किन से जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं वो दूर होते चले जाएंगे। हमारे स्किन से हमारे ब्लड वेजल्स का दूर होना ही ये इंडिकेट करवा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट लॉस है उसको कंजर्व किया जा रहा है हमारे ब्लड वेजल के अंदर। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो ब्लड वेजल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे ब्लड की, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है। हमारे ब्लड
की सर्कुलेशन जो होती है उसके अंदर हीट रेगुलेट हो रहा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा लो करने के लिए हमारे स्किन से हमारे ब्लड वेजल्स दूर होते चले जाएंगे और हमारे टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड वेजल्स फ्लो करने लगेंगे और हमारे स्किन से हीट लॉस को बचाया जाएगा। और हमारी स्किन से जब हमारे ब्लड वेजल्स दूर हो जाएंगे तो हमारे मसल्स जो हैं शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे मसल्स के अंदर। और शिवरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट किया जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी और हमारे स्किन के अंदर भी ब्लड का फ़्लो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ब्लड का फ़्लो हमारी स्किन के अंदर ज़्यादा हो जाए तो हमारे स्किन के अंदर से हीट लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और शिवरिंग के ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। और बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। और अगर अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई हो गया है, यानी कि 37 से अबव हो गया है, 40-42 तक चला गया है, तो हमारी बॉडी भी, जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 से इंक्रीज़ हो जाएगा और हमें जो है वो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी स्किन के जो इफेक्टर सेल्स होंगे वो इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और ब्रेन की तरफ सिग्नल को भेजेंगे। और ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन करने में। तो इस तरह से यहाँ से ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से सिग्नल्स जाएंगे ब्लड वेजल्स की तरफ और ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वेजो डायलेशन स्टार्ट होगी। ब्लड वेजल्स का डायलेट होना इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी स्किन की तरफ ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो करेंगे। जब हमारे स्किन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ़्लो करेंगे तो हमारे स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन से हीट लॉस हो जाएगा। किस वजह से? स्वेटिंग की वजह से। और स्वेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी का हीट रिलीज़ होता है पसीनों के ज़रिए। पसीना जो है वो पसीने का जो पानी होता है वो एवापोरेट हो रहा होता है और उस एवापोरेशन के अंदर हीट रिलीज़ हो रही होती है। तो एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी का हीट स्वेट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए जो है वो रिलीज़ होता रहता है। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल सेट पॉइंट तक आ जाता है, जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। तो इस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस लेवल तक ही रहता है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, एक चीज़ जब बढ़ रही है तो वो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। वो कैसे? सपोज़ कि ये एक यूट्रस है और इसके अंदर जो है वो बेबी है। बेबी पुशेज अगेंस्ट सर्विक्स कॉजिंग इट टू स्ट्रेच। तो जो बेबी है वो अपने हेड से, ये यूट्रस के मसल्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं यूट्रस के, तो इनके मसल्स पे जो है वो ये पुश कर रहे हैं, इनको अपने प्रेशर डेवलप हो रहा है सर्विक्स वाले रीजन पर। सर्विक्स के मसल्स पर इनका प्रेशर हो रहा है इस बेबी का। तो सर्विक्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ से बेबी की डिलीवरी होगी। सो ये मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगे, प्रेशर पड़ने से इनके मसल्स खिंच जाएंगे, स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस काजेज नर्व इम्पल्स टू बी सेंड टू ब्रेन। तो स्ट्रेचिंग सर्विक्स की जो स्ट्रेचिंग है, इनके मसल्स की जो स्ट्रेचिंग होगी, जो खिंचाव होगा इनके मसल्स के अंदर, वो ब्रेन की तरफ मैसेज सिग्नल्स भेजेंगे, नर्व इम्पल्स। यहाँ पर इनके सराउंडिंग्स पे नर्व इम्पल्स होंगे जगह जगह पर। तो नर्व इम्पल्स को मालूम हो जाएगा कि अब जो है वो सर्विक्स स्ट्रेच हो रहा है, इनके मसल्स जो हैं वो खिंच रहे हैं। तो नर्व इम्पल्स डायरेक्ट ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे इन्फॉर्मेशन कि सर्विक्स और यूट्रस के जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, वो उनके अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है। तो ब्रेन फ़ौरन से अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए ब्रेन स्टिमुलेट करेंगे अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ब्रेन के अंदर एक पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फ़ौरन से क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ कर देंगे।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए। याद रहे कि जो मसल्स होते हैं वो जब भी मूवमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये यूट्रस के जो मसल्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिलीज़ होने से। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस के मसल्स और भी स्ट्रेच होंगे और भी कॉन्ट्रैक्शन होगी इनके अंदर, और बेबी जो है वो सर्विक्स की तरफ, बेबी का हेड और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी हो जाएगी और ये जो पाथवे है, ये जो सर्विक्स वाला रास्ता है ये खुल जाएगा और डिलीवरी होगी। तो इस वजह से यहाँ पर दो तरह की स्टिमुलेशन हुई है। एक स्टिमुलेशन जो है वो बेबी की तरफ से है, जो कि यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था सर्विक्स वाले रीजन पर, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही थी, खिंचाव पैदा हो रहा था। जबकि दूसरी स्टिमुलेशन, इसी स्टिमुलेशन को और भी इंक्रीज़ किया गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने इस स्टिमुलेशन को और भी इंक्रीज़ किया ताकि ये यूट्रस के जो मसल्स हैं वो और भी कॉन्ट्रैक्ट हों, और ये यूट्रस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, जितने ज़्यादा वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये सर्विक्स का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। सो इस प्रोसेस से ये मालूम हुआ कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमेशा हर प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता। फीडबैक मैकेनिज़्म बहुत कम होता है और फीडबैक मैकेनिज़्म के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड जब जैसे ही बहना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा बहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर एक्टिवेट हों और वो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए प्लेटलेट्स की वजह से। और थर्ड एग्जांपल जो है वो, ये तो लेबर पेन की एग्जांपल थी, ठीक है। लेबर पेन, हम इस पेन को कहते हैं जब बेबी की जो है वो बर्थ स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि बेबी की डिलीवरी स्टार्ट होने लग जाती है, तो उसे हम लेबर पेन कहते हैं। तो इस पेन की वजह से जो है वो बेबी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए जो है वो मिल्क, बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क चाहिए होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मिल्क रिलीज़ हो रहा होता है, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंसेस जिससे हम कहते हैं, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिलीज़ ऑफ ब्लड होगा, जो कि हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।